नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ द ट्रेडमार्क। तो यानी कि ट्रेडमार्क से लेकर क्या थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर तीन थ्योरी है हमारे पास, जिसमें से पहली है जर्मन थ्योरी, दूसरी है सेकंड थ्योरी और तीसरी है सिनिक थ्योरी। और ये जितनी भी थ्योरीज हैं दोस्तों, ये ट्रेडमार्क की जो क्वालिटी है डिस्टिंक्टिवनेस की या विशिष्ट होने की या खास होने की दूसरों से, ये जो है उसके ही इर्द गिर्द घूमती हैं या उसको ही बताने की कोशिश करती हैं अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं हम जर्मन थ्योरी, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई जो ट्रेडमार्क है ना, इसका रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि जो एप्लीकेशन देते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे पहले इसकी एक क्वालिटी जो है डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स या डिस्टिंक्टिवनेस की जो है वो जो है होना जरूरी है। यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले उसकी डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहती है कि एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता है, वो अनरजिस्टर्ड है। उस केस में जैसे ही आप ट्रेडमार्क को यूज करें तो उसकी वो क्वालिटी डिस्टिंक्टिवनेस की होनी चाहिए। यानी कि दोनों तरीकों को कवर किया गया है। एक तो है जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, उसको कहा गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन से पहले आपकी डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, जो विशिष्ट या खास जो एक एक्स फैक्टर है, जहाँ एक एलिमेंट है, वो वहाँ पर होना चाहिए आपके पास। और दूसरे केस में जहाँ पर एक आदमी रजिस्टर नहीं करवा रहा है अपने ट्रेडमार्क को, उसको कहा गया कि भाई आप जैसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद वो आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी गुड्स को डिस्टिंक्ट करते हैं या उसको दूसरों से अलग जो है वो गुड्स अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। वो क्वालिटी होना आप में जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती है उस केस में जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है तो क्या होगा कि वो रजिस्टर्ड उसको नहीं करवा सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही होना है। अगर वो रजिस्टर्ड करवाने जाता है ऐसे ट्रेडमार्क को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर अगेन डिस्टिंक्टिवनेस उसकी देखी जाएगी कि इसने जो बिजनेस किया है उसमें डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो एक्वायर्ड की है कि नहीं है। जर्मन थ्योरी में दो तरह की डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो बताई गई है। एक तो कहा गया है कॉन्क्रीट डिस्टिंक्टिवनेस और दूसरी कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट डिस्टिंक्टिवनेस। अब ये जो चीज़ें हैं अगेन उसी पर बेस है कि एक केस में रजिस्ट्रेशन, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई चीज़ फिजिकल या ठोस होना, और जो एब्स्ट्रैक्ट है कोई चीज़ आइडिया या थॉट में होना। तो जो यहाँ पर जिसको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जो जिसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसको कहा गया है कॉन्क्रीट। और जो रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि वो ट्रेडमार्क हो सकता है, तो उसको कहा गया है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो ठोस या कंक्रीट डिस्टिंक्टिवनेस है वो क्या कहती है, इसमें कहा गया है कि जो कंक्रीट डिस्टिंक्टिवनेस है ना, ये एक ट्रेडमार्क की क्वालिटी या उसकी जो गुण है उसको बताता है। कौन सा? कि वो एक ट्रेडर की गुड्स को दूसरे ट्रेडर से डिस्टिंग्विश करे। यानी कि ट्रेडमार्क ऐसा जो कि आपकी चीज़ को दूसरे ट्रेडर की चीज़ से अलग करके दर्शाए, वो उसकी डिस्टिंक्टिवनेस है। ये जो है कंक्रीट डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो कहती है। और दूसरी तरफ है एब्स्ट्रैक्ट डिस्टिंक्टिवनेस, जिसमें कि वो कहता है कि ये भी एक ट्रेडमार्क की एबिलिटी या क्वालिटी है, जिससे कि वो उन गुड जिनके रिगार्डिंग वो ट्रेडमार्क है उनको आइडेंटिफाई करे या उनको डिस्टिंग्विश करे। पर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं दी गई है विद द अदर्स, दूसरों के साथ नहीं, वो सिर्फ अपने तक ही है, क्योंकि ये एक थॉट्स या आइडिया के बेस पे है। अब यहाँ पर देखिए, जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा वो अपने आप में उसकी लीगल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि जो अनरजिस्टर्ड होगा उसकी नहीं होती है, उसको भी प्रोटेक्शन है कुछ, बट इट इज़ नॉट एज प्रोटेक्टेड एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जितना कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है उसको एक प्रोटेक्शन है, उतनी जो है एक अनरजिस्टर्ड को नहीं होती है। वो भी कुछ एक्शन ले सकता है, पर स्टेटस दोनों का अलग है। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, उसको एक प्रोसेस से गुजारा गया है, उसके बाद उसको वो ट्रेडमार्क दिया गया है। पर जो अनरजिस्टर्ड है उसकी लीगली फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, इसीलिए उसको शायद एब्स्ट्रैक्ट डिस्टिंक्टिवनेस का नाम दिया गया है। और एब्स्ट्रैक्ट डिस्टिंक्टिवनेस जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें वो बर्डन नहीं होता है कि कंपेरेटिवली अदर्स, कि दूसरों के कंपैरिजन में जो गुड्स हैं वो अलग दिखें, ऐसा कोई उस पर बर्डन नहीं होता है। जबकि कंक्रीट डिस्टिंक्टिवनेस जो है उसमें ऐसा बर्डन होता है कि वो दूसरों के कंपेरेटिवली अपनी गुड्स को अलग डिस्टिंग्विश करें। नाउ चलते हैं दोस्तों सेकंड थ्योरी पर, जो कि फंक्शनल एस्पेक्ट जो है ट्रेडमार्क का उससे डील करती है, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी कि जो भी एप्लीकेशन हम रजिस्ट्रेशन की देते हैं उससे पहले किसी ट्रेडमार्क को यूज़ किया गया हो या उसको यूज़ करना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये एक ट्रेडमार्क की क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे ही उसको यूज़ किया जाए तो उसमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उन गुड्स या सर्विसेज जो भी है जिन पर वो यूज़ किया जा रहा है उनको डिस्टिंग्विश जरूर करे। तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी कि वो कह रहा है कि यूज़ करने के बाद ही है, यूज़ करने से पहले उस पर इस तरह का कोई भी बर्डन नहीं है
और रजिस्ट्रेशन से पहले ट्रेडमार्क को यूज़ किया जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो इस थ्योरी के अंदर मेनली कहा गया है कि भाई जैसे ही हम ट्रेडमार्क को यूज़ करने लग पड़े तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए डिस्टिंक्टिवनेस की, है ना। उससे पहले चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट कि यूज़ करो डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, नहीं यूज़ करो डिस्टिंक्टिवनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लास्ट और थर्ड है सीनिक थ्योरी। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल एक बात कही गई है कि भाई जितनी भी प्रोविज़न है स्टैट्यूटरी ट्रेडमार्क की उनको लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए उनकी। ये आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है उस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, या उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है कि भाई जैसी वर्डिंग है ना वैसे इंटरप्रेट करिए इसको, दिस दैट किंतु परंतु लॉजिकल या बिना लॉजिकल की चीज़ों में इसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करिए, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डली जो स्टैट्यूट है, जो उसकी लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग निकलता है, लिटरल मीनिंग निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको डिफाइन किया जाए। जो भी चीज़ है ट्रेडमार्क लॉ की जो डिस्टिंक्टिवनेस या डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स फ्रॉम वन टू अदर और इटसेल्फ जो है इनको लिटरली इंटरप्रेट किया जाए। तो ये थी थ्योरीज रिगार्डिंग ट्रेडमार्क लॉ। थैंक यू।